बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 4-5 दिनों में ही, यानी कि 12 मार्च 2024 को आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए ये होने वाला है। और इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है, इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर 2 की पार्ट नंबर 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सजेस्ट करूंगा, हाईली रिकमेंडेड है, जाके जरूर देखना, क्योंकि जो पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे उसका आधा पार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो प्लेलिस्ट जिसमें आपको पूरे के पूरे 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी, उसका लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके बच्चों, तो चलिए शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। देखिए, पेपर के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी एक सीरीज मिल जाएगी और आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको कोई भी सेट मिलेगा, और ये पेपर आपके हर एक सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के अंदर जो है वो आपके 37 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग आपकी 10:30 से 1:30 की है, 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। ठीक है, पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आएगा और ये 70 मार्क्स का आएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पेपर के पैटर्न की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है नए जुड़े हों इस वीडियो के माध्यम से, तो उन्हें नहीं पता होगा। अगर आपको पता है बच्चों तो आप 2 मिनट का स्किप कर लीजिए, जहां से आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सामान्य निर्देश के अंदर हमारा पेपर का पैटर्न होता है, 5 खंड होंगे और 37 प्रश्न होंगे। सबसे पहले आएगा हमारा खंड नंबर ए, और खंड ए के अंदर 1 से 18 एक एक नंबर के जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि टोटल 18 एमसीक्यूज ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एमसीक्यू की तैयारी के लिए हम एक अलग से 100+ एमसीक्यू का एक लाइव सेशन अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी एमसीक्यू की बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, फिर खंड बी आ जाता है बच्चों 19 से 24, ये हमारे 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है, फिर खंड सी, इसमें 25 से 30 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 5 करने हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में सेक्शन ए, सेक्शन नंबर बी, ये तो हमने पूरा देख लिया था, और सेक्शन सी का हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है यहां तक कवर कर लिया था। ठीक है, इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। इस वीडियो में आगे के हमारे 27 3 नंबर के जो क्वेश्चन है 27 से 30 तक, इनको समझेंगे। ठीक है, सेक्शन डी के हमारे जो 3 क्वेश्चन है स्रोत आधारित केस स्टडी वाले 4 नंबर के, इनको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन ई के 34 से 37 5 नंबर के हमारे जो 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न जो है वो किस प्रकार का रहेगा। पेपर के अंदर आपके 5 सेक्शन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 18 एमसीक्यू रहेंगे आपके। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 5 करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 करने हैं। सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले। और सेक्शन ई के अंदर 34 से 37 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझाऊं, आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसमें सबसे पहला आपका फिजिकल एजुकेशन है, दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस का, लास्ट आपका हिस्ट्री का है, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के हमने सेपरेट अलग अलग हर एक सब्जेक्ट के 20+ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को तैयार किया, जिसमें हमने दिन रात मेहनत करके उन क्वेश्चंस को लिया है और आपके नए पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ना वो टॉपर प्रो के हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, और आप यकीन मानो, अगर आपने इन पेपर को अच्छे से कर लिया, यार 20 पेपर हैं आपके ये। ठीक है, क्या इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन हो भी सकते हैं? मे बी नॉट, है ना। तो इस प्रकार से तो आपको बेसिकली बाय करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप इसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। और मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो 20+ सैंपल पेपर का प्राइस है 199। ट्रिक ये है कि मैसेज के साथ में आप लिख देना JSK10, तो ये हमारा कूपन कोड है। इसको आप यूज करते ही आपका जो नंबर है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, किसमें, उस कैटेगरी में जहां पे आपको 50% डिस्काउंट रेट पे आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। यानी कि 199 के एक सब्जेक्ट के आपको जो 20 मिल रहे थे, अब आपको 99 में मिल जाएंगे। ठीक है,
एक कॉम्बो ऑफर है बच्चों, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक ही अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद में फिजिकल खत्म हो गया तो कॉम्बो ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बो ये कि तीनों खरीदोगे एक साथ में तो 269 में आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे देनी थी समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर ए अपना डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से, जिसके अंदर हमारे 18 एमसीक्यूज थे। ठीक है, फिर हमने अपना सेक्शन नंबर बी डिस्कस किया था, इसको भी बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। और लास्ट वीडियो के अंदर जो सेक्शन नंबर सी है, इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 25 और 26। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, देखो बच्चों क्या कहा गया है, लचक क्या होती है, इसके प्रकार लिखिए। तो लचक क्या होती है, शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक यानी कि लोच कहते हैं। हमारे जो शरीर के जोड़े हैं, जैसे कि घुटना हो गया, कंधा हो गया, कमर हो गई, कूल्हे हो गए, तो ये क्या है, जब इसमें गति हम अच्छे से कर पाते तो वो लचक होती है। अब ये लचक ना 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सक्रिय लचक, ठीक है, और दूसरी होती है अक्रिय लचक। अब ध्यान से देखिए सक्रिय लचक कैसी होती है, तो बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने को सक्रिय लचक कहते हैं। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति की सहायता नहीं लेते हो और आप अपने जोड़ों को और अधिक खिंचाव उसमें लाते हो, तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय लचक। अब ये सक्रिय भी ना 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर होती है, एक गतिशील होती है। स्थिर में कैसे होगा कि जब कोई खिलाड़ी लेट जाता है, बैठ जाता है, फिर खड़े होने की क्रियाएं करता है, तब ये क्रिया स्थिर अवस्था में होती हैं, जिन्हें स्थिर लचक बोलते हैं। आप बैठे हैं, खड़े हैं या फिर लेटे हुए हैं, तो उस समय जो आप क्रियाएं करते हैं वो होती हैं स्थिर। गतिशील में कैसी होती हैं, जब आप दौड़ रहे हैं या फिर कोई आप खिंचाव वाले व्यायाम कर रहे हैं, तो ये गतिशील में आ जाता है। ठीक है, जिसमें आप किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता नहीं लेते हो, ये सक्रिय है। अक्रिय क्या होती है कि जब शरीर, मतलब ये शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक की गतियां की जा सकती हैं। जैसे किसी सहयोगी के द्वारा आप व्यायाम कर रहे हो खिंचाव वाले, ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। जो सक्रिय लचक है वो क्या होगी, सक्रिय लचक एक ऐसी लचक होती है जिसे आप बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करते हो, और ये 2 तरीके की होती है। एक स्थिर, जब आप एक ही जगह पे खड़े बैठे लेट के करते हो। गतिशील में आप दौड़ते हुए या फिर व्यायाम करते हो खिंचाव वाले, बिना किसी की सहायता से। ठीक है, और रही बात अक्रिय की, तो ये बेसिकली यही होता है कि आप किसी व्यक्ति की सहायता से करते हो, है ना, ये चीजें होती हैं। अब इसी को इंग्लिश में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फिर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो फार्टलेग प्रशिक्षण है, ठीक है, और अंतराल प्रशिक्षण है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि क्या डिफरेंस होता है, पहला फार्टलेग और दूसरा अंतराल। तो ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले फार्टलेग की बात करते हैं। तो फार्टलेग में क्या होता है, इसमें पेस में परिवर्तन होता है, और यह जो है वो 15 से 45 मिनट तक की चलती है। इसमें जो है इस बीच कोई आराम नहीं होता है। आपकी जब प्रक्रिया चल रही है तो इसमें कोई आराम नहीं होता है, क्योंकि ये लगातार चलती है। वहीं बात करें अंतराल की, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, अंतराल, इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, किसमें, पेस में। ठीक है, यह 30 से लेके 150 मीटर तक की होती है। अब लंबी है तो इसमें आप थोड़े गैप ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है ना। वहीं जो फाटलेक होती है ये इतने मिनट की है, तो इसमें कोई आराम की जरूरत नहीं है, लगातार करनी पड़ती हैं। अंतराल में भाई आराम मिल सकता है आपको थोड़ा बहुत, है ना, ये चीजें होती हैं बस। ठीक है, बहुत आसान था बच्चों। चलिए आगे देखेंगे फाटलेक, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग, फाटलेक के बारे में। ठीक है, तो फाटलेक ट्रेनिंग क्या है और इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 29 की। अब ये प्रश्न जो है ना, वैसे तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से 5 नंबर में आना चाहिए था, बट 3 में आया है, तो आप ये मानो कि यहाँ पे 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्रेरणा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रेरणा जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे हम इसे मोटिवेशन बोल सकते हैं या फिर इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्पिरेशन है इसका अर्थ क्या है, तो देखो प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मोटिव से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गतिमान कारण। हम जो भी करते हैं या हम जो भी नहीं भी करते, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। आप जो भी काम करते हो,
ठीक है, या नहीं भी करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो जरूर होती है। ठीक है, प्रेरणा के दो आयाम होते हैं। एक पहला होता है आपका उद्देश्य और आपकी दिशा। उद्देश्य हम ऐसे समझ सकते हैं उद्देश्य हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों हम कुछ करना चाहते हैं, और दिशा हमें बताती है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रेरणा के दो आयाम हैं, एक है उद्देश्य और शिक्षा। उद्देश्य हमें यह कहता है कि हमें कोई भी काम क्यों करना चाहिए, और दिशा हमें बताती है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कैसे करना चाहिए, बेसिकली हमें उस काम के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित और दृढ़ रहने में मदद करती है। इसीलिए उद्देश्य व दिशा दोनों ही लक्ष्य की ओर होने चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और यही इच्छा शक्ति एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। ठीक है ना? तो प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन आपको समझ में आ गई बच्चों, क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला टाइप है बच्चों आपका आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, दूसरी है बाहरी प्रेरणा। अब इन दोनों को ध्यान से समझते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों आंतरिक प्रेरणा की, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर से प्रेरणा ले किसी लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है, यानी कि जब हम अपने अंदर से मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेते हैं, उसको आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि वह कार्य उसे संतुष्टि देता है एवं वह कार्य करके उसे आनंद आता है, और ये किसी भी बाहरी कारकों की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी खुद की इच्छा की वजह से होता है। मान लीजिए आप स्वयं पढ़ाई करते हैं बिना किसी के कहे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं और अच्छे परिणाम लाने के लिए, है ना? तो आंतरिक प्रेरणा क्या हो गई? आंतरिक प्रेरणा, एक सेकंड रुको, देखो आंतरिक आपको आई थिंक थोड़ा सा समझने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो आप ना बाहरी को पहले समझ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए बाहरी प्रेरणा क्या होती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए बाहर से प्रेरणा लेता है, ठीक है, और अपने आवेग अपनी वृत्ति से नहीं, तो वह व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित होता है। मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता ने कहा कि देख बेटा, अगर तू 12th में 95 ले आया, ठीक है, तो मैं तेरे को ना एक रॉयल बुलेट दिलाऊंगा मस्त से। ठीक है, अब कुछ के माता पिता इतने अमीर नहीं है, तो बोलते हैं बेटा अगर तू 90 भी ले आया ना, तो मैं तुझे कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक 5G फ़ोन तो दिला ही दूंगा, वट एवर कंपनी का। ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? ये एक प्रेरणा है। कौन सी? बाहर की प्रेरणा, आपके माता पिता के द्वारा जो दी जा रही है कि अच्छा पढ़ोगे तो हम आपके लिए ये लाएंगे। ठीक है, कोई तोहफा कोई इनाम वगैरह हो सकता है ना? और इसकी प्रेरणा उसके अंदर से मिल रही है? नहीं मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और आंतरिक क्या होती है कि जब आप पढ़ो, नंबर लाओ, किस लिए? आपको खुशी मिलती है इस चीज़ से, आपको आनंद मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि मैं अव्वल आ रहा हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। आप इसके लिए आंतरिक तौर पे जो है वो मोटिवेटेड हैं, तो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि 12th में आप जब पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंदर ये प्रेरणा तो होनी ही चाहिए कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में आएगा। एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में आएगा। अरे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं चौथी बार देखूंगा, पांचवी बार देखूंगा। जब एक बच्चे को समझ में आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका बच्चों 29। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। तो व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो इंस्पिरेशन क्या होती है बच्चों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब ये दो टाइप का होता है, तो एक होता है इंटरनल इंस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल इंस्पिरेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, ये क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, इसके बारे में ये पॉइंट है बच्चों। ओके, चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की। और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आप अपने से बना के भी लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आक्रामकता यानी कि जो एग्रेशन है, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप एक कोच हो किसी टीम के, और आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो आप क्या करिए, अपनी टीम में वो व्यक्ति जो कि गैर आक्रामक है, ठीक है, आप उस खिलाड़ी की प्रशंसा कीजिए। तो जो आक्रामकता करता होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं मन में ये तो चुभन होगी, यार काश मैं भी इतना आक्रामक नहीं होता तो मेरा कोच मेरी भी प्रशंसा करता, है ना? साथ ही एक कोच होने के नाते आप उन संकेतों को हटा दो जो किसी खिलाड़ी को आक्रामक बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक क्रिया, जैसे कि आप ना अपने जो टीम मेंबर्स हैं आपके, उन्हें आत्म सुझाव दो।
ठीक है, कि तुम खुद से बात करो, कल्पनाशील बनाओ उन्हें, ठीक है, उनसे बातचीत करो, उनके अंदर के जो गुस्से उसको बाहर निकलवाओ और उसको दूर करो। आक्रामकता को नियंत्रित रखने वाले खिलाड़ी को सकारात्मक दृष्टिकोण, शाबाशी पुरस्कार देनी चाहिए। अभी देखिए, एक तो अभी मैंने प्रशंसा की बात कर दी, अब आपने क्या किया, उसको शाबाशी दी पूरी टीम के सामने, उसको पुरस्कार दिया, तो बाकी के सोचेंगे यार काश मैं थोड़ा गुस्सा नहीं करता, तो काश मुझे भी ये पुरस्कार मिल सकता था, मुझे ये शाबाशी मिलती उसकी जगह, है ना। तो ये चीजें हैं। खेल के महत्व पर जोर देना चाहिए, ना कि जीतने पर। कोच को हमेशा ये देखना चाहिए कि खेल जो है वो कितनी महत्वता से खेला जा रहा है, जीते या ना जीते कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जो खिलाड़ी अधिक आक्रामकता दिखाए, ज्यादा ही दिखा रहा है, तो भाई एक वो कहावत सुनी है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो फिर उसको समझाओ ढंग से नहीं समझ में आ रहा है तो। और साथ ही कोच का खुद का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं कि खेलों में जो आक्रामकता है उसको नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वजह से देखें, एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल एग्रेशन, तो अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर डी, और ये रहेगा 12 नंबर का, क्योंकि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 31 हमारा क्या कहता है, ये एक चित्र है। अब इस चित्र में दिया क्या गया है, तो इस चित्र में हमें एक विकृति दी गई है, ठीक है, एक नॉर्मल स्पाइन है और एक काइफोसिस है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो विकृति कैसी है, पीछे का कुबड़। काइफोसिस का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है काइफोसिस, ये होता है पीछे का कुबड़, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक चीज मैं आपको पहले बताऊं बच्चों, कि पेपर के अंदर आपसे इस चित्र के संबंध में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पीछे के कुबड़ के कारण बताइए, अलग से मैं बात कर रहा हूं 2 या 3 नंबर में, ठीक है। अलग से पूछा जा सकता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, 2 या 3 नंबर में। अलग से पूछा जा सकता है कि इसके उपाय क्या है सुधारने के, 2 या 3 नंबर में, ठीक है ना। तो आपकी इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी यहां पे एक ही बार में मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना। अब देखिए 1 नंबर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उपरोक्त चित्र में जो दर्शाई गई विकृति है काइफोसिस, इसके लक्षण लिखिए, तो 2 लिखने हैं। उपाय पूछे जाएंगे तो 2 उपाय लिखने हैं, ठीक है। और आसन पूछे जाएंगे तो आपको 2 आसन लिखने। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि काइफोसिस विकृति के कोई 3 लक्षण लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप, उसके लिए कोई अलग वीडियो देखोगे, नहीं, यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो, तो काइफोसिस पीछे के कुबड़ की जब हम बात करते हैं तो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण ये होता है कि स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुकने लगते हैं, यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शरीर झुका हुआ प्रतीत होता है। छाती की मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है, संतुलन जो है शरीर का ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये लक्षण है काइफोसिस के। अब उसके बाद में सुधारा कैसे जा सकता है, तो भाई सुधारने के भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि काइफोसिस ग्रसित व्यक्ति को उन व्यायामों को करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की जो लंबाई है इसमें वृद्धि हो, तथा थोरासिक क्षेत्र की पीठ की जो मांसपेशियां हैं इनकी शक्ति वृद्धि हो जाए। तकिए की सहायता से गर्दन का एक्सटेंशन करें, ठीक है। स्विच बॉल पर विपरीत दिशा में मुड़ें, विपरीत दिशा में वाटर फ्लाई करना, ये कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब इसको दूर करने के कुछ आसन भी हैं। तो 2 आसन के नाम बताने थे, तो हमने बताया चक्रासन है, भुज अंगासन है, धनुरासन है, मध्यासन है यानी कि कैट पोज हो गया, उष्ट्रासन हो गया, कैमल पोज, अर्धचक्रासन हो गया। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है, सही, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 31। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में तो कौन सा बैक हम्प, यानी कि ये जो बैक हम्प को हम काइफोसिस बोलते हैं, ये यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने इसके कुछ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर करेक्टिव मेजर्स क्या है, और कोई 2 आपको आसन के नाम बताने थे वो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक अगला पॉइंट, ठीक है। अब ये है हमारा अगला चित्र जिसमें दर्शाया गया एक आसन को, और ये आसन बेसिकली किस चीज को दर्शाता है, क्या कौन सा आसन है, ये योगासन, ये है पवन मुक्त आसन। कौन सा, पवन मुक्त आसन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पवन मुक्त आसन का अर्थ समझाइए, ठीक है, इसके आपको 2 लाभ बताने हैं और साथ ही इसकी 2 सावधानियां बतानी है ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो चित्र के माध्यम से आप समझिए। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम है पवन मुक्त, और इस योगासन का जो शब्द का मीनिंग है वो क्या होता है, तो वो देखो, पवन मुक्त आसन को अंग्रेजी में
गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। यह अपने नाम के भांति ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। जब आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाए तब आपको ये आसन करना चाहिए। पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है गैस की वजह से, तब आपको ये आसन करना चाहिए। ठीक है, अब पवन मुक्त आसन के 2 लाभ बताइए। तो सबसे पहला, यह आसन पेट की पाचन, अवशोषण और निष्क्रिय प्रक्रिया होती है इनको ठीक करता है। इस आसन को करने से कब्ज और गैस के कारण पेट में जमी हुई जो वायु है वो आसानी से निकल जाती है। इससे बाल भी मजबूत होते हैं तथा शरीर भी चुस्त तंदुरुस्त रहता है। घुटनों के जोड़ों में भी लचीलापन उत्पन्न ये करता है इस प्रकार से। ठीक है, अब जब ये आसन किए जाए तो कौन सी सावधानियां यहाँ पे रखी चाहिए। तो सबसे पहला, अगर आपके पीठ में दर्द है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपका पीठ का दर्द और बढ़ सकता है। घुटने में अगर आपको दर्द है तो बिल्कुल भी ना करें। भोजन कर लिया फिर मत करना उस टाइम पे, क्योंकि भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, क्योंकि उस तभी तक आपका पाचन तंत्र उस खाने को असली जगह पे ले जा पाता है। ठीक है, गर्दन में दर्द स्थिति हो तो ना करें। ठीक है, ये क्रिया पूर्ण चक्र ये कुछ ऐसा नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया, पवन मुक्त आसन वाला, है ना। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए, कौन सा आसन है, पवन मुक्त है। इसके नाम का मीनिंग क्या है, तो ये मीनिंग हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, कोई 2 बेनिफिट आपको बताने थे, तो ये 2 बेनिफिट हो गए और ये इसका प्रोसेस हो गया, मतलब प्रोसेस हो गए। ओके, सावधानियां हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो है ना यहाँ पे आप यूं कहो कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, 2 एक साथ में। कैसे सर? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो पार्शियल कलप होते हैं इनको दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन ये कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखो। तो टेस्ट क्या यहाँ पे दर्शाया जा रहा है इन दोनों ही चित्रों में, ये है आंशिक या पार्शियल कलप। यह परीक्षण पुरुष और महिला दोनों की उदारीय मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है उदर ताकत को मापना। अब उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री लिखिए। तो सहायक सामग्री जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक योगा मैट है, ठीक है, एक इंची टेप हो गया, और ये एक रिकॉर्डर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच हो गई, कुछ ऐसे ही है ना। तो योगा मैट, साफ एवं समतल जगह है, विराम घड़ी, स्कोर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, पेपर में 1 नंबर में आपकी प्रक्रिया कभी नहीं आएगी, पेपर में प्रक्रिया आएगी आपकी कम से कम 5 नंबर में। ठीक है ना, तो प्रक्रिया को आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सेंटेंस के हिसाब से पढ़ के तो बता दूंगा, लेकिन आपको याद तभी होगा जब आप खुद इसको पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ो, अच्छे से समझो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टेस्ट की प्रक्रिया क्या है आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और स्कोरिंग की बात आएगी तो स्कोरिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से स्कोरिंग की जाती है। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से देख लीजिए, आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, चलिए स्कोरिंग क्या होगी तो स्कोरिंग के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर के सबसे आखिरी सेक्शन की, सेक्शन नंबर ई, जिसमें 5 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें कोई 3 करने हैं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण सहित लीवर यानी कि उत्तोलक का खेलों में प्रयोग अथवा विस्तार का वर्णन कीजिए। किसकी बात हो रही है, उत्तोलक यानी कि लीवर की बात हो रही है। तो इसका क्या उपयोग होता है भाई खेलों में, ध्यान से देखते हैं। खेल कौशल के लिए कई लीवरों की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेंद फेंकने में कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ों पर लीवर शामिल होता है। ठीक है, लीवर जो है जितना ज़्यादा लंबा होगा, तुम्हारे गोले फेंकने के लिए जो भी फेंक रहे हो उसका जो वेग है उतना ही अधिक और प्रभावी होगा। जैसे कि एक टेनिस खिलाड़ी मुड़ी हुई कोहनी की तुलना में स्ट्रेट आर्म ड्राइव के साथ में टेनिस बॉल को अधिक जोर से हिट कर सकता है, क्योंकि लीवर लंबा होता है और तेज गति से चलता है। तो ये टेनिस खिलाड़ी का एग्जांपल हो गया। लंबे लीवर जो हैं वो अधिक रैखिक बल उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार बेसबॉल, हॉकी, गोल्फ, फील्ड हॉकी इत्यादि जो है इन खेलों में ये ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हैं कि खेलों में लीवर के उपयोग के। तो सबसे पहला ये है बच्चों कि ऊपर या फिर नीचे या फिर
अगल बगल देखना, ये प्रथम श्रेणी में आता है। जैसे कि आपका सिर आपके क्या नाम है, ऑसिपिटल जोड़ पर संतुलित है, जो सीसा की तरह घूमता है, सीसी की तरह घूमता है, ठीक है। कूदना, पैर का तल, ठीक है, क्रिकेट का बल्ला, ये सेकंड श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके लीवर के उपयोग है, लात मारना वगैरह, ये चीजें हैं, ठीक है। अब खेलों में कैसे कैसे इनका उपयोग होता है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, चलिए इंग्लिश में आ जाएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द यूज ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स विद एग्जांपल्स। तो यूज क्या है लीवर का, इसके बारे में ये पढ़िए और ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 35। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि फिक्चर तैयार करना बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर जी हमें आता नहीं है, ठीक है। देखो फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में जो नॉकआउट है, इसको आपके विभिन्न चरणों के द्वारा समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहला चरण क्या होता है बच्चों, सबसे पहला चरण होता है कि पहले हम ये देखते हैं कि जो टीम है उसको हम दो अर्ध में विभाजित करते हैं। पहला होता है वरिष्ठ अर्ध यानी कि अपर हाफ, और दूसरा होता है कनिष्ठ यानी कि लोअर हाफ, ठीक है। लेकिन जब टीम की संख्या 16 है, टीम की संख्या 16 से कम है, तब हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर 16 से ज़्यादा है तो हम उसे वरिष्ठ और कनिष्ठ के साथ में क्वार्टर में भी डिवाइड कर देते हैं, अगर 16 से ज़्यादा है तो, ठीक है। चलिए दूसरा चरण, अब दूसरे चरण में हम ये देखते हैं कि जो हमारी टीम है, जितने के लिए हमें फिक्चर तैयार करना है, क्या वो 2 की पावर में है या नहीं, ठीक है। अर्थात वो अगर 17 है तो ये 2 की पावर में नहीं है, वो अगर 16 है तो ये 2 की पावर में है। टीम संख्या अगर मान लेते हैं 39 है तो 2 की पावर में नहीं है, अगर 32 है तो ये 2 की पावर में है। तो ऐसे ही सेकंड पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारी टीम की संख्या वो 2 की पावर में है या नहीं। तीसरा चरण ये आ जाता है, अब हमने ये देख लिया कि संख्या 2 की पावर में है भी और नहीं भी है। अगर 2 की पावर में वो नहीं है तो बाई दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अब बाई की गणना का सूत्र है वो लिया जाता है यहाँ पे, उसके अनुसार जो है स्थापित करते हैं। जैसे कि लंबाई कुल टीमों से अगली 2 की पावर और कुल टीमों की संख्या, लंबाई नहीं बाई आएगा। तो बाई कैसे निकालते हैं, कुल टीमों से अगली 2 की पावर, मान लेते हैं कुल टीमों की संख्या हमारी कितनी है, कुल टीमों की संख्या मान लेते हैं 15, ठीक है। अब 15 से 2 की अगली पावर कितनी हो गई, 16 हो गई। तो 16 माइनस 15 कितनी हो गया, 14 हो गया। तो हमारी बाई कितनी होगी, बाई कितनों को दी जाएंगी, 14 को दी जाएंगी, ठीक है। चरण 5 में मैच करवाने होते हैं। जिन टीमों को बाई मिलती है वे सीधे दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उनके मध्य फिर पहले राउंड के मध्य फिर उनके मैच होते हैं। इसी प्रकार से चरण 6 है और चरण 7 है। यदि टीमों को क्वार्टर में भी बांटा गया है, यानी कि अगर टीमों की संख्या 16 से ज्यादा है, मान लेते 18 है, तो उन्हें क्वार्टर में बांटा गया है, तो वरिष्ठ अर्ध की बाई अलग से स्थापित करनी होगी और कनिष्ठ की अलग से करनी होगी। और चरण 7 में विशिष्ट सीडिंग यदि दी जा रही है तो बाई की गणना कुल टीमों की संख्या से सीडिंग दी गई टीमों की संख्या के उपरांत घटानी होगी, ये करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फिक्चर तैयार करना होता है किसी भी चीज के लिए। ओके बच्चों, नौका टूर्नामेंट की ये बात है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉकआउट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर। तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है ना कि इसके अंदर से मैं यूं कहूं कि आपके 2 नंबर के 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 तो ज्यादा हो गए, 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन, 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे इससे से। काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वसा और जल इसमें घुलनशील जो विटामिन है और उसके स्रोत हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो वसा और जल इसमें घुलनशील विटामिन कौन से हैं और इसके स्रोतों की व्याख्या करो। और यही नहीं, आपके 2, 3, 5 इसके अलावा भी कम से कम 20+ MCQ भी इसी क्वेश्चन से आपके तैयार हो जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना है बस आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक और आधारभूत पोषक तत्व होते हैं, जो कि शरीर की क्षमता, सहनशीलता व स्फूर्ति बढ़ाकर इसे फिट रखने में मदद करते हैं। तो विटामिन क्या हो गए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, आधारभूत पोषक तत्व हैं, जो कि हमारे शरीर की क्षमता, सहनशीलता और जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं पानी में घुलनशील, ठीक है,
अब पानी में घुलनशील दो होते हैं, एक तो विटामिन बी हो गया, ठीक है, एक विटामिन सी हो गया। फिर होता है बच्चों वसा में घुलनशील, तो ये होते हैं विटामिन ए, ठीक है, फिर विटामिन डी, विटामिन के से पहले ई आना चाहिए था, फिर विटामिन ई आ जाता है, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे हम 6 विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले किसकी बात हुई है, पानी में घुलनशील विटामिन नंबर बी। अब देखिए विटामिन बी जो है, इसके अंतर्गत विटामिन बी के 6 समूह आते हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है हमारे शरीर में, तो विटामिन बी हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है उसको अच्छा बनाता है और सामान्य स्वास्थ्य को सही रखता है। अगर विटामिन बी की कमी हो गई हमारे शरीर में तो इसकी वजह से बीरी बीरी नामक रोग भी आपका हो सकता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या है, तो विटामिन बी हमें दूध से, दही से, पनीर से, मक्खन से, अंडा, मछली, टमाटर, पत्तेदार हरी सब्जियां, सूखे मेवे, इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं दूसरे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन नंबर सी। यह विटामिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो खेल खेलते हैं, खास करके ऐसे खेल जहाँ पे उन्हें सहनशीलता की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। दांत, अस्थि, रक्तवाहिनी इनको मजबूत करता है। स्रोत क्या है, तो खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, हरी मिर्च, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों विटामिन हो गए। अब आपसे एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है, विटामिन बी के अंदर कितने मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने समूह आते हैं, तो 6 आते हैं, ठीक है। इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, कौन सा विटामिन है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से निष्क्रिय हो जाता है, कौन सा विटामिन खेलों में दृष्टिकोण की सहायता से सहनशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या है, किस चीज़ को मजबूत करता है, तो ऐसे ही आ सकता है पेपर में, ओके। अब है बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, सबसे पहले रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, यह विटामिन हमारे सामान्य शारीरिक विकास, हमारी आंखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे शरीर में तो हमें रतौंधी आने लगती है, त्वचा खुश्क हो जाती है, सूखी हो जाती है। ये सूखी नहीं, देखा आपने आपने एक वो डायलॉग सुना है ना कि चिंता और चिता में बस ये बिंदु का फर्क है, तो वही सूखी, ठीक है ना, कोई चीज जब सूख जाती है, एक वो और एक सुखी, यानी कि जो सुखी होता है, ठीक है, खुश होता है, उसमें यही फर्क है, एक छोटी ऊ की मात्रा का। तो आज से अगर आपसे कोई ये बोले ना कि चिंता चिता में एक बिंदु का अर्थ होता है, तो आप उससे ये बोलना सूखी और सूखी में भी होता है, सुखी और सूखी इसमें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, ये त्वचा सूखी हो जाती है इसकी वजह से। स्रोत क्या है, तो पीले व नारंगी फल जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, ये चीजें, ओके बच्चों। और दुग्ध उत्पाद भी इसमें शामिल होते हैं, हरी पत्तियां शामिल, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल होती हैं। अब बारी आती है डी विटामिन की। तो विटामिन डी को हमारा शरीर खुद भी पैदा कर सकता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस इसके अवशोषण में सहायता करता है। अगर इसकी कमी होगी शरीर में तो इससे रिकेटस यानी कि सूखा नामक रोग हो जाता है, और ये इसके स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आंतों के भीतर का जो बैक्टीरिया है इसके निर्माण और खून के थक्का को जमाने में सहायता करता है। क्षार, बधूप इसमें निष्क्रिय हो जाता है। स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद, इस प्रकार से, ठीक है। अब विटामिन ई सबसे आखिरी आ जाता है। यह विटामिन हृदयघात, पक्षाघात, कैंसर ऐसे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके रूप में काम करता है। स्त्री पुरुष इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है इसको और अच्छा बनाता है। अंकुरित अनाज, दालें, हरी पत्तियां, सोया तेल, ये सारी चीजें इसके स्रोत हैं, ओके। उप्स, ये हो गए हमारे सारे विटामिन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 36 का आपका आई थिंक दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए होंगे कि कौन सा किसके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, ठीक है। तो पहले हमने देखा विटामिन नंबर बी के बारे में, फिर हमने देखा विटामिन सी पानी वाले, फिर वसा में विटामिन ए देखा हमने, फिर हमने विटामिन नंबर डी देखा, और फिर विटामिन के और विटामिन ई देखा, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखिए, एक्सप्लेन फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड देयर सोर्सेस। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी होता है सबसे पहले तो, ठीक है, फिर विटामिन नंबर सी आ जाता है, ओके। फिर बात करते हैं फैट सोल्यूबल की, तो इसमें पहले विटामिन ए आता है, फिर विटामिन डी आ जाता है,
फिर विटामिन के आता है और सबसे आखिरी में विटामिन ई आ जाता है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन जो है ना आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि बहुत बार पेपर में आता है। आपकी वो 3-4 बीमारियां हैं ना कि मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, पीठ दर्द, कमर दर्द, तो इनमें से एक बीमारी तो आपके पेपर में आएगी 5 नंबर में। ठीक है ना, तो इन बीमारियों को याद कर लेना। हर पेपर में आपको मैं एक एक बीमारी समझा दूंगा। पिछले पेपर में आपको आई थिंक मैंने आपको अस्थमा समझाया था, इस वाले में मोटापा समझा देता हूँ। देखिए, मोटापा का दूसरा नाम होता है स्थूलता। स्थूलता से आप क्या समझते हैं? इससे बचने के किसी एक आसन की विधि तथा लाभ लिखें। तो मोटापा यानी कि स्थूलता क्या होता है? देखो, ये ना आजकल की विडंबना है कि आजकल के टाइम पे लोग जो है मोटापे के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। पहले समझो ये है क्या। तो मोटापा जो है ना, ये शरीर की वह दशा होती है, वह सिचुएशन, वह स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर में जो वसा है, जो फैट है, उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि शरीर की वो दशा जिसमें कि शरीर जो है ना, जो आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से जितना वजन बताया जाता है उससे जब 20% ज़्यादा हो जाए तब उसको बोलते हैं मोटापा है। अब इसके दो कारण सबसे मेन है, हमारी खान पान की गलत आदतें और पाचन प्रणाली, ये सबसे बहुत ही गलत आदतें हैं। और भी कारण, आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि घर में अगर अच्छा भोजन बन गया है, ठीक है, आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे बच्चों को पनीर अच्छा नहीं लगता होगा, और कुछ को अगर पनीर मिल जाए तो वो इतना खाते हैं कि फिर उनका पेट ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक भोजन कर लेते हैं। आपकी मनपसंद की कोई चीज़ बना दी मम्मी ने, है ना, तो क्या करते हो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या होगा, पेट ही तो भर जाएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, खाते दबा के, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। परिश्रम रहित जीवन, आप क्या करते हो, सिर्फ लेटे रहते हो, अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो। आपने शायद 9th में वो कहानी सुनी होगी ना कि 9th या फिर 8th में आई थिंक, कहानी में मोटे मोटे किस काम के। ठीक है, तो वो को तो कुछ वही बात है यहाँ पे भी है। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन, तो उन्हीं का याद आ गया कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के, 7वीं 8वीं में आई थिंक ये। ठीक है, कई बार थायराइड भी, अब देखो थायराइड 2 तरीके का होता है, एक तो पतलेपन का भी, मोटेपन का भी, और ये वंशानुगत भी हो सकता है ना। अब बारी ये आती है कि इसके आसन की बात करें, तो आसन के लिए देखिए बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था ताड़ासन के बारे में, तो ताड़ासन का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझ लो। ठीक है, ताड़ासन के लिए क्या करना है आपको, एक समतल जगह लेनी है, जगह उठा के थोड़ी ना ले जाओगे, किसी समतल जगह पे आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है, समतल जगह पे खड़े हो गए, अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर और दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाओ। जैसे होता है ना कि सावधान की मुद्रा, उस एकदम उसी मुद्रा में खड़े हो जाओ। फिर आपको दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। सिंपल सा, आपको हाथों को ऊपर उठाना है। ठीक है, हाथों को जब आप ऊपर ले गए तो जो हथेलियां हैं इनको मिला लीजिए। ये जो हथेलियां होती है ना, ये इसको आपको मिला लेना है, और आसमान की तरफ ये हथेलियां दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर उंगलियां भी मिला लो आपस में। जैसे आपने देखा होगा ना कि हाथों की उंगलियां मिलाते नहीं है, कई बार हम काम करके उठते हैं तो आगे की तरफ ऐसे हाथों को करते हैं उंगली मिलाते हुए, है ना, तो वही चीज़ है। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठते जाएंगे वैसे ही वैसे एड़ियां भी ऊपर उठें। जैसे जैसे हाथ जो है ना ये ऊपर की तरफ उठता जा रहा है, वैसे मेक श्योर कि जो आपकी एड़ियां हैं वो भी ऊपर की तरफ उठें। ठीक है, हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर हो, यानी कि जब हाथ ऊपर करो तो पेट जो है ना, पेट वो अंदर की तरफ दिखना चाहिए। शरीर का भाग पंजों पर हो, एड़ियों पे नहीं, बल्कि छोटे पंजे बचे हैं ना ये वाले, इन पे आपका ज्यादा भार होना चाहिए। शरीर ऊपर की तरफ तना हुआ होना चाहिए, कमर सीधी हो, नजर सामने हो, गर्दन सीधी हो। और ताड़ासन की इस स्थिति को लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक इसी स्थिति में रखना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापस से उसी स्थिति में आ जाना है। 1 से 2 मिनट फिर रुकना है, फिर ये क्रिया दोहरानी है। कम से कम 10 से 15 बार आपको ऐसा करना है। अब आप ऐसा करते हो तो लाभ क्या होगा, तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लाभ होता है कि फेफड़े जो है वो सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, शरीर मजबूत होता है, सुडौल बनता है, आलस्य दूर करने के लिए सर्वोत्तम है, हाथ पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सावधानियां क्या होती हैं, देखो अगर आपको ना गलती से भी पैर की दिक्कत है तो इसको बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आपका सारा भार जो है ना वो पंजों पे आता है इसमें। ठीक है, और जो महिलाएं हैं खास करके वो भी ना करें, क्योंकि पेट जब वो है ना अंदर की तरफ होता है तो इससे बच्चे पे असर पड़ सकता है। ओके, बीमारी है अगर आपको कोई, या ऑपरेशन हुआ आपके पेट का या फिर पैर का, हाथ का, तो ना करें इसको। सिर दर्द हो रहा है आपको या रक्तचाप है तो भी इसको ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, तो मोटापे के बारे में ताड़ासन का ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में जो रीजंस है इसके वो भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए मेथड जो एक बहुत आसान मुझे लगता था कि आपको आता होगा, इजी ताड़ासन मेथड। ठीक है, इसके बारे में और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये रहे आपके सारे के सारे बेनिफिट्स, और एक आखिरी कि किसको ये नहीं करना चाहिए उसके बारे में, किस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा ये जो सेक्शन नंबर आज का था डी नहीं ई वाला हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और वेल इसी तरीके से आज का हमारा ये जो पेपर नंबर है बच्चों, पेपर नंबर 2 ये हो जाता है कंप्लीट। अब आप सभी बच्चों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करो। देखो बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद में हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक। क्योंकि बच्चों देखो, यूट्यूब का एक रूल है कि जो वीडियो ज़्यादा लाइक होती है वो ज़्यादा रिकमेंडेशन में बहुत बच्चों तक पहुंचती है। तो अगर आपको वाकई में लगता है ना कि आपको बहुत अच्छी हेल्प मिली है इससे आपको तैयारी करने में, तो लाइक करो इसको और बच्चों तक इसे पहुंचाओ। साथ ही इसे अपनी तरफ से भी दोस्तों में शेयर करो और कमेंट में सारे बच्चे अपना फीडबैक देके जाओ कि आपको ये पेपर कैसा लगा। और एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, आपके फिजिकल के लिए, ठीक है, अगला पॉलिटिकल, उससे अगला हिस्ट्री, इन तीनों के ही अलग अलग से हमने 20 सैंपल पेपर्स तैयार किए हुए हैं। अगर आप सभी बच्चे इनको खरीदते हो, इनको पढ़ते हो, आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही जाइए इन पेपर्स को बाय कीजिए। बाय करने के लिए ये आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए, एक टेलीग्राम नंबर दिया गया, कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कीजिए। आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा मैसेज के थ्रू। और एक आपको प्रो टिप देता हूँ, वैसे तो प्राइस 199 है, और टिप ये है कि अगर आप मैसेज के साथ में ये कोड लिख दोगे ना JSK10, तो आपको जो क्या बोलते हैं पेपर हैं वो 199 की जगह 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये हमारा कोड है 50% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और एक कॉम्बो ऑफर है, ये केवल 12 मार्च तक ही अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद में आपका फिजिकल का पेपर खत्म हो जाएगा, तो ये कॉम्बो ऑफर भी खत्म हो जाएगा। तो आज ही बाय करो कॉम्बो ऑफर, 3 सब्जेक्ट इन जस्ट 269। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, बाय कीजिए और तैयारी अच्छी कीजिए। ओके बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में आपके पेपर नंबर 3 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करना है। थैंक यू।